Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, this is vector algebra test paper for you, which we conducted yesterday. तो उसका एनालिसिस करते हैं आज. ठीक है, शुरू करें. रेडी. क्वेश्चन नंबर 1 वाज रिलेटेड टू फाइंडिंग द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स. अब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो कौन कौन सी सिचुएशन हमको दे सकता है, वो सारी सिचुएशन करीब करीब यहाँ पे कवर किए. अच्छा, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. ओके, तो 3 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करना है अपने को. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट एनी 2 है, अटेम्प्ट एनी 2 है, दैट मीन्स दोनों का डेड नंबर के का वेटेज हो जाएगा. ओके ना. इफ टोटल इज 3 मार्क्स. एक शीट दे दो इसको भी, अब कोई सी भी. इसकी मत देना बस. आगे बैठो या यहीं बैठ जाओ, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, तो दो क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट करने हैं अपने को, तो डेड मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं. देखो, फर्स्ट वाला रीड आउट करते हैं. वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड ए प्लस बी इज ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर. वेक्टर ए भी यूनिट वेक्टर है, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है. तीनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तो फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल थीटा मानते हैं वो क्या होगा. मिसलेनियस का क्वेश्चन है, कल हमने किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज में, अगर आपने वीडियो देखा हो तो. देखो कैसे करेंगे हम इसको. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस बी, तीनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है, 1 यूनिट. ये बात हमको गिवन है. और अपने को अब क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल. कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, cos थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी तो 1 1 यूनिट है. ठीक है, तो ये तो एक तरीके से कट गए, डिवाइडेड बाय वन कैंसिल आउट हो गए. उससे पहले अपने को अब इस चीज की वैल्यू निकालनी है. किस चीज की, इस चीज की. तो इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी, हाँ बोलो, ए डॉट बी की वैल्यू निकालो. तो ए डॉट बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऐसे डायरेक्टली तो नहीं निकल पा रही, तो फिर हम एक थोड़ी सी ट्रिक खेलेंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए प्लस बी का भी जिक्र है, याद करो, है ना. तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं ए प्लस बी से. वहां से क्या निकल के आता है, जब भी किसी वेक्टर का खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कराया जाता है तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकल के आता है. यस और नो. और इसकी वैल्यू है मेरे पास 1 यूनिट. फाइन. और इधर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूंगा तो वहां से ए डॉट भी निकल के आ जाएगा. कैसे, ए डॉट ए, ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना डॉट प्रोडक्ट के पास, और बी डॉट बी. ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट. ए प्लस बी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए को मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 1. अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी तो 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है, ये भी तो बी 1 1 है, तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे आप एक्सपैंड करो तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा. ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 यूनिट है ही सही, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसको सॉल्व करते हैं तो अब वापस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी भी 1 ही है, ये भी 1 ही है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 यूनिट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 यूनिट है कि नहीं है. तो अगर ये भी 1 1 यूनिट है तो अब देखो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, और फिर 1 का स्क्वायर 1, तो इसको 2 कर दूं इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2. अब थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच की बात की जाती है तो थीटा हमेशा 0 से पाई के बीच में वेरी करता है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वेरी करता है. तो सेकंड क्वाड्रेंट आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर सकते हो या सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर सकते हो. उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ कॉस 1/2, 1/2 कब होता है, 60 डिग्री, π/3. ठीक है, और माइनस कॉस π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में ही मूव करना अलाउड है तो मैं इसको पाई माइनस π/3 लिखूंगा, राइट. फाइन. अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अलाउड होता
तो फिर मैं इसको 2 पाई माइनस पाई बाय 3 भी लिख सकता था, बट वहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 3 ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा cos 2 पाई बाय 3। तो अगर cos थीटा की वैल्यू, अगर cos थीटा की वैल्यू cos 2 पाई बाय 3 लिख सकते हैं, तो थीटा हो जाता है द एंगल बिटवीन देम इज 2 पाई बाय 3 इज द फाइनल आंसर। मैच करो, किसी ने अटेम्प्ट किया हो तो। दैट मीन्स यहाँ पे ये तो कॉन्सेप्ट था ही हमारे पास, लेकिन सीधे cos थीटा की वैल्यू नहीं निकल पाई क्योंकि a डॉट बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर a डॉट बी की वैल्यू गिवन होती तो इस तरीके से सीधे सीधे निकल जाता, नहीं गिवन थी, इसलिए फिर मैंने क्या करा, ये वाली ट्रिक खेली। मेरे को कहां से इंट मिला कि a प्लस बी का डॉट a प्लस बी करूं, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ किसका गिवन है, किसका मैग्नीट्यूड गिवन है, a प्लस बी का, इसीलिए मैंने a प्लस बी डॉट a प्लस बी किया। यहाँ से इंट मिलता है कि मैग्नीट्यूड किसका गिवन है। फाइन, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का शायद लास्ट का सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बताओ। कोस स्क्वायर माइनस पाई बाय 3, यस। कोस स्क्वायर माइनस पाई बाय 3, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अभी चैप्टर के बाहर है, ओके ठीक है। कोस स्क्वायर माइनस पाई बाय 3, तो मुझे बताओ जब यहाँ पे कॉस कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बताओ। कॉस कॉस थीटा ही तो होता है बेटा। कॉस का उल्टा सॉक, सिखाया था मैंने आपको, कॉस का उल्टा सॉक, सॉक लेता है ये माइनस साइन को अपने अंदर। ठीक है, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, माइनस थीटा का मतलब होता है बच्चों 2 पाई माइनस 3, ओ 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, माइनस साइन कभी भी आ जाए ना, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस साइन जब भी आ जाए। ठीक है, सपोज करो कॉस थीटा करना हो आपको, तो आप कॉस थीटा ऐसे ही करोगे, ये थीटा एंगल हो जाएगा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ये माइनस थीटा हो जाएगा। तो माइनस थीटा मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा, एंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, इसलिए कॉस थीटा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलत बोल दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकते हैं, थर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है ना। नेगेटिव में आप दो क्वाड्रेंट, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव था माइनस हाफ, तो माइनस हाफ यानी कोस की वैल्यू माइनस हाफ होगी, यानी कोस की वैल्यू नेगेटिव दो क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में और थर्ड में। मैंने गलती से फोर्थ बोल दिया है ना, सेकंड में और थर्ड में इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन थर्ड में जाना अलाउड नहीं है ना, तो इसीलिए पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा। अगर अलाउड होता तो फिर पाई प्लस पाई बाय 3 भी कर देता है, यानी कि 3 + 1 4 पाई बाय 3 भी आंसर हो सकता था। मतलब यहाँ पे थीटा जो है 4 पाई बाय 3 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की बात करी जाती है तो वी मूव ओनली बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसीलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल इनवैलिड हो गया और 2 पाई बाय 3 ही फाइनल आंसर माना। ठीक है, क्लियर है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें से कोई तीन में से कोई दो अटेम्प्ट करने थे, तो आप देख लेना किसने कौन सा किया। पाई बाय 3 इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि -1/2 आ रहा है ना आंसर, cos पाई बाय 3 -1/2 नहीं होता है। ठीक है, cos 2 पाई बाय 3 -1/2 होता है, तो इसलिए पाई बाय 3 नहीं हो सकता, 2 पाई बाय 3 ही होगा। ठीक है, हाँ। हम्म cos इनवर्स, तो फिर a डॉट बी की वैल्यू लिखी नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला लिखा है, तो सांत्वना का आधा नंबर दे दो। ठीक है, ओके चलो चलते हैं आगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन तो काफी इजी था। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए डॉट बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाए। ए डॉट बी की वैल्यू क्या कह रहा है, ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाए, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। देखो आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, देखो कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में याद करें इस क्वेश्चन को, तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। डॉट प्रोडक्ट में होता है cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है sin थीटा, और cos थीटा sin थीटा 45 डिग्री के बराबर होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल लैंग्वेज में याद करें, और अगर आप जब कॉन्सेप्चुअलाइज इसको सॉल्व करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ए डॉट बी की वैल्यू लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अभी बताते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये तो समझ आ गया। अब ए क्रॉस बी क्या होता है मुझे बताओ, ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो अब जब मैं यहाँ पे देखना मैग्नीट्यूड लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड किसके लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वेक्टर का ही निकलता है। तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, यूनिट वेक्टर है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, राइट। यहाँ लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ये लो, ये इससे गया, ये इससे गया, कॉस थीटा को उधर भेज दो, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई π/4, बिकॉज यू आर मूविंग बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैसे तो टेन थीटा बना सकता है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वी विल स्टिक टू ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4। हाँ हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकलने में दिक्कत ये होगी, एन कैप का क्या करोगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया। देखो इसीलिए तो इस क्वेश्चन में भी इन्होंने इसका मैग्नीट्यूड कर दिया, क्या कर दिया इसका, ताकि ये वेक्टर से स्केलर बन जाए। क्योंकि एंगल तो तभी निकाल पाओगे जब यू हैव टू स्केलर क्वांटिटीज। अगर आपके पास एक स्केलर एक वेक्टर है तो एंगल कैसे निकालोगे। इसीलिए जनरली जनरली एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है। ओके चलो भाई, हमारे पास फॉर्मूला भी है, देखो cos थीटा इक्वल टू, तो हमारे पास फॉर्मूला है a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। लेकिन जब यही बात साइन थीटा के लिए करता है तो वो a क्रॉस भी तो लिख देता है यहाँ पे, बट याद करो वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाता है। देखो a डॉट बी में उसको मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि a डॉट बी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है। लेकिन a क्रॉस बी के अगल बगल वो क्या लगाता है, और उसके बाद सेम टू सेम। तो ये दो फॉर्मूला है ना हमारे पास एंगल निकालने के। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट से एंगल निकालना है तो फॉर्मूला ये है, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना है तो फॉर्मूला ये है। दैट मीन्स इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, देखो देखो ध्यान से, है ना, तभी आप निकाल पाए, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है। थर्ड वन, वेक्टर a and b are two unit vectors such that a plus 2b is perpendicular to 5a minus 4b। जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आई कैन राइट इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले वेक्टर से इक्वल टू व्हाट, 0 लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, देखो क्या बनता है ये। तो a डॉट 5a यानी कि 5a डॉट ए, स्केलर तो बाहर रख दिया, और a का a से a डॉट ए हो जाएगा। अब a का डॉट प्रोडक्ट -4b से क्या होगा, -4 तो स्केलर है, ये क्या हो जाएगा a डॉट b। चलो 2b का 5a से, तो 2 5 जा 10 तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, और b डॉट a, और 2b का -4b से करेंगे तो -8b डॉट b, राइट। जैसे करते आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते आ रहे हैं, इक्वल टू 0। चलिए ये तो हो जाएगा 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अभी देखते हैं आगे। अच्छा, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है। तो -4 + 10 क्या हो जाएगा, प्लस 6 ए डॉट बी लिख सकता हूँ उसको मैं, क्योंकि ए डॉट बी बी डॉट ए तो एक ही बात है ना। नहीं आया कनिष्क का समझ, अच्छा नहीं अभी समझ में आ गया। ओके, -8 और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड सिंस इट इज गिवन दैट कि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और उसका मैग्नीट्यूड भी 1, यानी कि 5 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया। ये 6 ए डॉट बी, अच्छा इसको भी अब एक्सपेंड करो क्योंकि एंगल की बात हो रही है। तो 6 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ए डॉट बी को एक्सपेंड कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि कॉस थीटा तो पैदा करना ही पड़ेगा ना, एंगल की बात हो रही है तो कॉस थीटा, और -8 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5, 8 इंटू 1 का स्क्वायर 8, 5 - 8 यानी कि -3। इधर आ जाओ अंदर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1। 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा मीन्स 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो 6 कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है +3, दैट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 3/6, और वी कैन से इट इज 1/2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टिक रहेंगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/3, आंसर π/3।
ठीक है। -10, वो बता रही है ना, कनिष्का ही है ना, बता दो रही। तो बाकी फिर थीटा क्या निकला इसका, पूरा ही गलत हो गया ना। तो डेट नंबर का होता है 3/4 दे दो। जो कॉन्सेप्ट से यूज किया है, प्लस माइनस की गलती हो गई, बट बोर्ड्स में इतने मिलने की भी गारंटी नहीं है, मिल भी सकते हैं, कट भी सकते हैं। बोर्ड्स में तो वो पूरा ही काट देता है कई बार, है ना। ओके, चले आगे। ठीक है, चले आगे ना, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस था, फर्स्ट में भी था वैसे, तो सेकंड में तो पूरे पूरे क्वेश्चन का ऑप्शन था। क्या कहता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। क्या कहता है, एक वेक्टर है मेरे पास। हाँ, तनीषा एंड प्रियांशी, कोई कंफ्यूजन डाउट? ठीक है, पूछो जल्दी, तो सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। हम्म, देखो ये मार्क्स वार्क्स देना, ये सब ये फॉर्मेलिटी है, ये सब क्या है, फॉर्मेलिटी। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, तभी अपन एक क्लास हमेशा हर चैप्टर पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। चलो देखो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस इज 0, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वेक्टर। समझ में आया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहा है। इन तीनों से एक साथ तो हो नहीं सकता, अलग अलग है ना। भाई इस वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। फिर इसी वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट कितना है, 5। फिर इसी वेक्टर का इससे डॉट प्रोडक्ट कितना है, 8। ठीक है। तो तीन डॉट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, तीनों डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी गिवन है 0, 5, 8। आप पता लगाओ एक्चुअली ये वेक्टर है कौन, ये वेक्टर है कौन। तो ये वेक्टर मिसिंग है, तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूं। और किसी भी वेक्टर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखी थी हमने, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब इसका तीन वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, कौन कौन से हैं वो, ए बी सी, उनको मार्क कर लो। चलो, ए बी सी, ए बी एंड सी। चलो बताइए मुझे, तीनों वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म बता दीजिए। वेक्टर एक ही है, देखो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है। चलो, वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप, एंड थर्ड वन इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। फाइन। अब एक एक करके डॉट प्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं मैं, आर डॉट ए कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, आर डॉट ए। तो आर डॉट ए में एक्स इंटू वन यानी एक्स, वाई इंटू वन यानी वाई, स्केलर कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट का समी तो करते हो। और आ जाओ आगे, जेड इंटू -3 इक्वल टू, क्या गिवन है आपको, ये डॉट प्रोडक्ट 0 रेस्पेक्टिवली है ना, पहले का पहले से 0 हो गया, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 0, और इसको मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। सेकेंड, आर डॉट बी, अब बी से करो। तो x इंटू वन एक्स, वाई इंटू 3 वाई, एंड z इंटू -2 इक्वल टू व्हाट, सॉरी 5 हाँ, सेकंड का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 5, तो मैं क्या पुटअप कर दूंगा, 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। आर डॉट सी करना है अपने को। तो x इंटू 2 इज 2x, एंड y इंटू 1 इज +y, एंड z इंटू 4 इज 4z इक्वल टू व्हाट, तीसरा गिवन है 8, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीन इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस। क्या है बेटा, तीन लीनियर इक्वेशंस हैं और तीन ही वेरिएबल है। कैन यू सॉल्व देम। देखो, इक्वेशन सॉल्व करने का एक रूल होता है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। तो एक्स वाई जेड तीन है आपके पास वेरिएबल्स हैं, तीन इक्वेशंस गिवन है। अगर तीन में से दो गिवन होती तो आप एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो मिनिमम तीन चाहिए, ज्यादा तो वाले 4, 5, 6 कितनी मिले, पर मिनिमम तीन तो आपको चाहिए चाहिए। और एक बार एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तो वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर आर। चलो, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करूं मैं इसको। देखो, सेम वेरिएबल चेक करो। देखो, इसमें वाई वाई वेरिएबल सेम आ रहा है और इसमें भी एक्स एक्स सेम आ रहा है। चलो, एक्स एक्स को एलिमिनेट करते हैं पहले। तो एक काम करता हूं मैं, 2 - 1 कर दूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना जरा।
तो x माइनस एक्स कट गया, 3y माइनस वाई 2y माइनस 2z माइनस माइनस 3z यानी प्लस 3z, तो माइनस 2z प्लस 3z प्लस z, और 5 माइनस 0 RHS भी करना पड़ेगा 5, राइट। इसको अगली इक्वेशन मान लो 4th। तो इससे y एलिमिनेट हो गया। अब ऐसी और कोई इक्वेशन भी, सॉरी x एलिमिनेट हो गया। अब ऐसी एक और कोई इक्वेशन सोचो जिससे x एलिमिनेट हो जाए, फिर उसके बाद उसको और उसको सॉल्व करके y और z निकाल लेंगे, यानी एक और बार x एलिमिनेट करो। भाई अभी फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेट किया है ना, अब चाहो तो फर्स्ट और थर्ड से करो या फिर सेकंड और थर्ड से करो, एक और बार आपको क्या करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो अब सपोज करो सेकंड को थर्ड से मैं सॉल्व करके x को एलिमिनेट करूं, तो उसके लिए फिर मुझे ये 2x है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2x बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूँ 2x प्लस 6y माइनस 2 है ना, वो 2z है। तो चलो मैं यहाँ अलग से ही कर देता हूँ ना, जुगाड़ू काम क्या करे, पूरा ही परफेक्ट काम करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 6y माइनस 4z इक्वल टू 10। लेट अस मार्क इट फिफ्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ को थर्ड से सॉल्व करो, तो फिफ्थ माइनस थर्ड कर देता हूँ, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन थर्ड विल गिव मी 5 माइनस 3 करना है, तो 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 6y माइनस y 5y और माइनस 4z माइनस माइनस 4z यानी माइनस 8z इक्वल टू 8 माइनस 5 3। अब फोर्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करके मैं क्या ला सकता हूँ, y और z की वैल्यू ला सकता हूँ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करो, y और z की वैल्यू लाओ, फिर एक बार y और z की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू तो तीनों इक्वेशन में कहीं से भी पुटअप करके आ जाएगी, है ना। अब फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो कैसे इजी रहेगा। हम फोर्थ को 8 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये भी 8z हो जाए और यहाँ पे भी 8z है, ठीक है ना, कट जाएगा। इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 विल गिव मी 8 टू जा 16y और 8 इंटू जेड 8z इक्वल टू 8 5 जा 40। मार्केट इक्वेशन नंबर 7। अब क्या किया, इक्वेशन 4 को किया था अपन ने, 6 और 7 को सॉल्व कर देता हूँ, 6 और 7 को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन 7, तो 16 प्लस 5 21y, ये दोनों कट गए, 8z 40 प्लस 3 गिव मी 43, तो y की वैल्यू 43 बाय 21। ठीक है, ये तो आ गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को लेटेस्ट से मैं इक्वेशन 4 में पुटअप कर दूं तो z की वैल्यू आ जाएगी ना। इक्वेशन 4 में मैं पुटअप करने जा रहा हूँ y की वैल्यू। इक्वेशन 4 क्या है, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या निकली 43 बाई 21 प्लस z इक्वल टू 5। तो ये हो जाता है 2 इंटू 43 यानी कि 86 बाई 21 प्लस z इक्वल टू 5। सो z की वैल्यू आ जाती है 5 माइनस 86 बाई 21, 21 5 जा 110 माइनस 86 बाई 21 विच गिव्स मी 110 में से 86 क्या, तो 14 और 10 24 बाई 21, यही आ रहा है 14 और 10 20, ये 3 से कट रहा है, 3 8 जा 24 3 7 जा 21, तो 8 बाई 7 आ गई आपकी z की वैल्यू। अब y और z की वैल्यू इक्वेशन 1 2 3 में से जहां चाहो पुटअप कर लो, फर्स्ट में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में y और z दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं, x तो मिसिंग है ही, y की वैल्यू क्या आई है 43 अपॉन 21 माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू क्या आई है 8 बाई 7 इक्वल टू व्हाट 0। तो कुछ कटा है क्या, नहीं कटा। इधर ऊपर सॉल्व कर देते हैं इसके बाद का, देखो x प्लस 43 बाय 21 माइनस 8 3 जा 24 बाय 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे 21 को एलसीएम ले लूँ अगर, तो 43 माइनस 7 3 जा 21 होता है, तो 3 4 जा 12 3 2 जा 6 एंड 1 7 इक्वल टू 0, और x प्लस भी है यहाँ पे। बताओ 43 माइनस 72 क्या होगा, 7 20 29 माइनस का 29 बाय 21 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 29 बाय 21। तो x की वैल्यू है आपके पास y की वैल्यू है, आपके पास z की वैल्यू है, तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर r हो जाता है, रिक्वायर्ड वेक्टर r हो जाता है x आई कैप था, तो x की वैल्यू क्या है 29 बाय 21 आई कैप, और y की वैल्यू 43 बाय 21 j कैप, एंड z की वैल्यू कहाँ है, ये रही 8 बाई 7 8 बाई 7 k कैप इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो वेक्टर का तो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लगा, उसके बाद सारा लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो अपन ने 3D में सॉल्व किया था इन चैप्टर नंबर 11th या 12th था, क्लास 11th में। क्लास 11th में अपन ने 3 इक्वेशन सॉल्व करी है ना, तो उसका क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, जैसे मैंने पहले फर्स्ट एंड सेकंड वो किया, इसमें 100 तरीके और नए निकल सकते हैं, तो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन किसने कैसे। किसी ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन? जनक ने किया है, आंसर नहीं मिला? प्रियांशी ने भी किया है। फिर आंसर आ रहा है, सही है। प्रोसेसिंग ऐसे ही की थी प्रियांशी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका सेकंड ऑप्शन देखें। लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालना तो बड़ा आसान है, किसका किस पे, बस ये ध्यान रखना आपको वेक्टर ए का बी क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन निकालना है। वेक्टर ए का किस पे प्रोजेक्शन निकालना है? बी क्रॉस। तो पहले तो बी क्रॉस सी पता कर लेते हैं कैसा वेक्टर है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बी क्रॉस सी को पता करते हैं। तो बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट बना देते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। और बी की कंपोनेंट्स हैं 3, 1, 4। सी के कंपोनेंट्स हैं 1, -1 एंड 1। ओके, आई कैप इक्वल टू, चलो करो, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 4 -4 यानी +4। ठीक है, माइनस जे कैप, थ्री 1 जा 3, -1 इंटू 4 4, प्लस के कैप मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू -1 -3 और 1 इंटू 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 5 आई कैप, 3 -1 नहीं 3 -4 -1 होगा, -1 इंटू माइनस जे कैप गिव्स मी प्लस का जे कैप एंड -3 -1 -4 का के कैप। तो ये तो आ गया साहब बी क्रॉस सी। एक काम तो खत्म हुआ। अब अपने को क्या करना है, इस बी क्रॉस सी, देखो प्रोजेक्शन ऑफ लेटस से, देखो लेटस से इस वेक्टर को मैं मान लेता हूं डी वेक्टर। क्या मान लेता हूं? वेक्टर डी। ओके, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी क्रॉस सी, ऐसे ही पूछा है। तो बी क्रॉस सी को तो आपने डी मान लिया ना, तो बी क्रॉस सी को आपने डी मान लिया, तो मैं सिंपली इसको लिख दूं ऑन वेक्टर डी। और किसी भी वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हो, जिसका निकाल रहे हो वो तो पूरा लो, जिस पर निकाल रहे हो उसका कैप लो, दैट इज इट भाई। ए का बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हो, वेक्टर ए डॉट बी कैप, बी का ए पे कैसे निकालते हो, वेक्टर बी डॉट ए कैप। याद रहेगा, जिसका निकाल रहे हो वो तो पूरा वेक्टर लो, जिस पर निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन मतलब लंबाई होती है, तो इसका आंसर एक लंबाई निकल के आएगी। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो ना, ठीक है। परछाई की लंबाई, उसका वेक्टर, उस वेक्टर के उस वेक्टर पे कितनी लंबी परछाई पड़ रही है, उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। चलिए जी, तो वेक्टर ए क्या है हमारे पास, बोलना जरा। वेक्टर ए है आई कैप प्लस, अच्छा अब आपको इसका पहले वो मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना पड़ेगा ना इसके लिए, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ मैं, वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड, बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का सम का रूट। 25 और 1 26, 26 और 16 42 को सॉल्व करेंगे तो 21, 2 3 जा 6 7, तो कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, 42 ही रहेगा, यही रहेगा ना, 25 और 16 42 तो यही रहेगा, ठीक है ना। चलो अब आपको क्या निकालना है, डी कैप। तो डी कैप तो अब इधर ही निकाल लेंगे, चाहे से वेक्टर ए बोलना क्या था, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये तो था आपका वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट करना है आपको डी कैप से, जो डी कैप मतलब वेक्टर डी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी। वेक्टर डी क्या निकला, ये 5 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, और इसको डिवाइड करो इसी के मैग्नीट्यूड से यानी √42 से, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो इधर स्केलर कंपोनेंट है 1, उधर स्केलर कंपोनेंट है 5/√42, तो 1 इंटू 5/√42 5/√42। इधर स्केलर कंपोनेंट है 3 और उधर है अगेन 1/√42, तो 3 इंटू 1/√42 विल गिव मी 3/√42। फिर आ जाओ, इधर है 7 स्केलर कंपोनेंट, उधर है -4/√42, 7 इंटू -4 माइनस का 28/√42,
√42 को एलसीएम ले लें अगर, तो इट गिव्स मी 5 और 3 8 में से 28 गए, तो कितने बचे? माइनस के 20। ठीक है, क्या बचे? माइनस के 20। अब बताओ कि इसको सॉल्व कर सकते हो? फर्दर सॉल्व कर सकते हो क्या? चेक करो। कर सकते हो। आप अगर रैशनलाइज कर दो तो देखो इधर कर देता हूँ, -20 इंटू √42 और नीचे √42 बाय √42 42 हो जाएगा। रैशनलाइज कर दिया मैंने, ऊपर और नीचे √42 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फाइन। अच्छा जी, अब इधर आ जाओ, 2 से कटेगा ये 10/21, तो -10/√42 डिवाइडेड बाय 21। देखना यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ। वही गलती कर दी। हम्म 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 वेक्टर ही आ गया, डॉट प्रोडक्ट का आंसर ही वेक्टर आ गया। आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं हटाया, पूरा ही गलत है तो, और आंसर मैच करा ही नहीं होगा। कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन? 3 मार्क्स का। 1 नंबर दो। डिटरमिनेंट तक सही करा, 1 नंबर दो। तो वो तो ए का बी पे होता तो होता ना, फिर सी का काम ही क्या रहा? सी रहेगा, ए का बी पे ही निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? प्रगति को पूरे फाइनल आंसर मैच हो रहा है? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो इतना तो चलेगा। चले आगे बढ़े। ओके, क्या हुआ राजा? मिस कर रहा है बड़ा टेस्ट को कि काश मैं भी देता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है? आई, जे और के यूजुअल 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। भाई आई कैप क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या होता है? वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। और के कैप क्या होता है? जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ये कह रहा है यूजुअली जो होते हैं ना वही मानो इनको, हल फिलहाल वही मान रहे हैं अपन वैसे भी। तो अब आपको इसकी वैल्यू, फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए और दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू चाहिए। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? आई कैप। क्या लिखा हुआ है? उसके लिए पहले आपको वो एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते थे अपन। आई कैप, यहाँ पे करते थे जे कैप, और यहाँ पे करते थे के कैप। ऐसे ही करते थे, याद है? और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट अगला 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 एलिमेंट आता रहेगा। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊंगा, उल्टा जाऊंगा, तो फिर अगला एलिमेंट तो आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। ये सीखा है अपन ने। चलिए, तो फर्स्ट बताओ, यहाँ पे कर देता हूँ आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के सीधे चल रहे हो, मतलब हमारे लिए सीधा चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जे क्रॉस के का आंसर क्या आ जाएगा? आई कैप ही आ जाएगा। प्लस जे कैप डॉट प्रोडक्ट आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हो, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हो, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का जे कैप। क्या आएगा? माइनस का जे कैप। प्लस के कैप डॉट जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई वापस उल्टा चल रहे हो, ये लो, जे क्रॉस आई में आप वापस उल्टा चल रहे हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का के कैप। ठीक है, अब क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट ही तो सॉल्व करना है और खुद का खुद से और करना है। तो आई डॉट आई क्या हो जाता है? 1। और जे डॉट जे 1 होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो -1। के डॉट के भी 1 होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है, -1। तो 1 -1 आंसर इज -1। इतना सरल था, 3 लाइन। ये अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, चलो सेकंड वाला भी इसी की तर्ज पे होगा थोड़ा बहुत। देखते हैं सेकंड वाला। ये टेबल तो बनी हुई रहने देते हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हेल्प करेगा अपने को। सेकंड में देखो, अब सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे? मुझे बताओ, आई क्रॉस जे प्लस के क्या करोगे? आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट में भी लगता है, याद दिला दूं, लगता है। ये तो पहला वाला हो गया। प्लस आगे चलते हैं। अब जे क्रॉस के प्लस आई कैसे करोगे? जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई। बट डॉट प्रोडक्ट
और इसमें एक डिफरेंस है कि वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कॉम्यूटेटिव भी हो जाता था, मतलब ए डॉट बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी तो कर ही सकते हो, लेकिन ए डॉट बी को वापस बी डॉट ए भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो अलाउड नहीं है। जे क्रॉस के को जे क्रॉस के ही लिखोगे, के क्रॉस जे नहीं लिख सकते। प्लस के क्रॉस आई प्लस जे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे। तो जो 3 टर्म्स थी आज की तारीख में 6 हो गई। अब इनको अलग अलग सोल्व कर लो इस टेबल के हिसाब से, इस पिक्चर के हिसाब से। देखो आई क्रॉस जे, सीधे चल रहे हो कि उल्टे चल रहे हो चेक करो, सीधे चल रहे हो तो आंसर क्या जाएगा के कैप। आई क्रॉस के उल्टे चल रहे हो तो माइनस का, ठीक है, प्लस जे क्रॉस के सीधे चल रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आई कैप। जे क्रॉस आई उल्टे चल रहे हो आंसर नेगेटिव के कैप। के क्रॉस आई सीधे चल रहे हो आंसर पॉजिटिव जे कैप। एंड के क्रॉस जे उल्टे चल रहे हो आंसर नेगेटिव आई कैप। आई कैप से नेगेटिव आई कैप खत्म, जे कैप से नेगेटिव जे कैप खत्म, के कैप से नेगेटिव के कैप खत्म, आंसर इज जीरो। आंसर इज जीरो। और याद रखना जीरो नहीं लिख सकते, जीरो वेक्टर लिखना जरूरी है। अब बताओ ये गलती किसने करी है वेक्टर नहीं लगाने की, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर नहीं होता है, क्या होता है वेक्टर होता है। तो आप जीरो लिखोगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है वो आपके मार्क्स काटेगा। इट शुड बी जीरो वेक्टर। ऊपर वाले का आंसर तो स्केलर रहेगा क्योंकि वहां पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डेढ़ नंबर का है, अगर किसी ने वेक्टर नहीं लगाया तो आधा जरूर काटना ताकि सबक याद रहे आगे के लिए। याद रहेगा ना, ताकि अब ये एग्जाम ये गलती बोर्ड में तो ना हो। ठीक है चले फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टोटल चैप्टर, और रियली इंपॉर्टेंट है ये तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, गर्ल वाला तो है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, एक गर्ल वॉक्स। सबसे पहले इसके लिए अपन क्या कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लेते हैं, राइट। तो यहां बना देता हूं मैं। और ये क्वेश्चन हमेशा 2D में चलेगा, इसमें जेड कैप का कहीं जिक्र नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो जाएगी मेरी एक्स एक्सिस और ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और गर्ल हमेशा यहीं से स्टार्ट करती है, फिक्स है, ओरिजिन से ही स्टार्ट करती है, उसको बिठाई ओरिजिन पे रखा है। एक गर्ल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो ओरिजिन से 10 किलोमीटर ऊपर गई, लेटस से यहाँ पे, लेटस से यहाँ पहुंच गई, ठीक है। दैट मीन्स ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है 10 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर लिख देता हूँ इससे 10 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे रुक गई, यहां से फिर वो कहाँ गई 60 डिग्री, 7 किलोमीटर तो चली दैट इज फाइन, लेकिन एंगल कौन सा घुमाया उसने, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट का मतलब ये होगा कि नॉर्थ एक्सिस से वेस्ट एक्सिस पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। नॉर्थ से वेस्ट का एंगल 60 डिग्री है, कैसे बनाया ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ना। देखो आप जहां पर भी हो ना, सुनो, आप जहां पर भी हो ना, वहां से नॉर्थ एक्सिस में एक वो बनाओ इमेजिनरी लाइन, और इस इमेजिनरी लाइन के साथ अब देखो ईस्ट इधर होगा वेस्ट इधर होगा, तो इस इमेजिनरी लाइन के साथ वेस्ट पे आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, ये एंगल है 60 डिग्री। और कितना चले, कितना चले, ब्लू लाइन से मार्क कर देता हूँ 7 किलोमीटर, इसको कहेंगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट। और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेटेस्ट से यहाँ पे आकर रुक गए, तो ये लंबाई कितनी हो गई मेरी 7 किलोमीटर। देखो हम जब भी ऐसा आ जाए ना, जैसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन था उसमें वो ईस्ट जा रही थी, इधर रुक रही थी, उसके बाद फिर वो कैसे चल रही थी याद करो, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या कह रही थी, ईस्ट ऑफ, अच्छा सही कह रहे हो आप, एक बार चेक करो उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा हुआ है जितना मेरे को याद है, आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ कह रहे हो, तो ये कंफ्यूजन यही दूर कर देते हैं। तो फिर अगर ऐसा है तो 60 डिग्री नीचे वाला एंगल हो जाए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये तो इसमें अपन ने क्या किया, जो बाद वाली चीज है उसकी इमेजिनरी लाइन बनाई, राइट, और उस इमेजिनरी लाइन से ईस्ट डायरेक्शन में एंगल बनाया, यही किया। ये इस टाइम लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं, तो बस इमेजिनरी लाइन तो नॉर्थ, अभी हमारे पास क्या है नॉर्थ ऑफ वेस्ट क्या है, तो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, चलो नॉर्थ ऑफ वेस्ट है तो आप इमेजिनरी लाइन कहाँ बनाएंगे, वेस्ट में बनाएंगे, जो बाद वाला है वो इमेजिनरी लाइन बनाएगा। अब इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ नीचे तो साउथ है,
ऊपर नॉर्थ है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में 60 डिग्री एंगल बनाना है इस लाइन के साथ। इस लाइन के साथ आप इमेजिनरी लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना देंगे लाइक दिस, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 7 किलोमीटर। अब आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी यहां से लेकर और यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस से ये था ए, ये था ए, ये था बी, तो आपको वेक्टर ओ बी निकालना है। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, बताओ मुझे वेक्टर ओ बी कैसे निकलेगा। ट्रायंगल लो लगाऊंगा तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, जिसमें से वेक्टर ओ ए तो इजीली निकल जाएगा। क्या है, आप इसको वाई एक्सिस मान रहे हो, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस मान रहे हो, इसको एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस, और थर्ड एक्सिस का यहाँ पे काम ही नहीं होता इस क्वेश्चन में, ऐसे मान के चलो। तो ऊपर की साइड 10 चल रहे हो तो 10 जे कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप हो गया ना, नीचे चलते तो माइनस जे कैप, प्लस वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी अब सीधा नहीं है, डायगोनली ऐसे टेढ़ा है, तो अगेन वेक्टर ए निकालने के लिए अब आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए निकालने के लिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये सपोज करो ए है, ये ए से लेके बी जा रहा है ऐसे, ठीक है, 7 किलोमीटर्स। तो ये जो ए है ना, इसकी सीध में, इसकी सीध में जो लाइन जा रही है ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, कैसे, ऐसे। ठीक है, ये था ए, ये था बी, मैं मान लेता हूं उसको सी। तो अब ए से बी में सीधा नहीं जा पा रहा, तो मैं ये क्या करूंगा, ए से सी जाऊंगा और सी से फिर बी जाऊंगा। बी और बेटा ये तो एन तो बहुत ऊपर है। अच्छा, आप ऐसे जाके ऐसे जाना चाह रहे हो, हाँ वो भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चलो ऐसे कर लो, मतलब आप एक्सिस से कनेक्ट करना चाह रहे हो, चलो ऐसा कर देते हैं। एन नहीं, फिर वहां पे पॉइंट तो वही सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा करना चाह रहे हो, एक बार इसको हटा देता हूं, लाइक दिस है ना। तो अब आप ए बी जाने के लिए ये सी पॉइंट यहां लगा दो, तो ए सी और सी बी, तो फिर आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बना, राइट। ए से लेके बी जाना है, तो ए से लेके बी जाने के लिए पहले आप जा रहे हो ए से लेके सी और फिर सी से लेकर बी। चलिए, तो अब ये तो है 7, अब एंगल की बात करनी पड़ेगी एक बार। तो ये एंगल अगर था कितना, 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री था, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है और ये जो है 7 है, ये जो है 7 है, ठीक है, तो ये AC कितना हो जाएगा, AC तो है बेस, AC क्या है, बेस, तो ये हो जाएगा 7 cos 30, और वो है ऑपोजिट साइड, तो वो हो जाएगी 7 sin 30। ठीक है, 7 cos 30 का मतलब cos थीटा लिखना है तो cos 30 होगा वो तो, है ना, cos 30 लिख देता हूँ ना सिंपली, 7 cos 30 लिख देता हूँ सीधे के सीधे ही, थीटा है हमारे पास, और 7 sin 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 7 × √3/2 यानी 7 √3/2, और इधर आ जाओ sin 30 यानी 1/2 यानी कि 7/2। दैट मीन्स वेक्टर ए बी की वैल्यू हो गई, पहले ए से लेकर वेक्टर वेक्टर ए सी जाओ और फिर उसके बाद सी बी जाओ। जब आप ए सी चल रहे हो तो ऊपर नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यानी कि 7 √3/2 चल रहे हो और नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हो, दैट मीन्स जे कैप चल रहे हो वाई एक्सिस पे। प्लस जब आप सी बी चल रहे हो तो सी बी डायरेक्शन में आप 7/2 तो मैग्नीट्यूड है, और आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो एक्स एक्सिस में, दैट मीन्स माइनस आई कैप, तो मैं यहीं पे माइनस लगा देता हूं, माइनस आई कैप। अब आप इस वैल्यू को उधर वेक्टर ए बी में शिफ्ट कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 10 j कैप प्लस 7/√3/2 जे कैप माइनस 7/2, हाँ सॉरी के तो है नहीं, आई कैप। ठीक है, तो जे को जे से सॉल्व कर दो, तो 10 + 7 √3/2 क्या होगा, 2 + 2 × 10 20, 20 + 7 √3, राइट, 20 + 7 √3 होल डिवाइडेड बाय 2, दिस मच ऑफ आई, हाँ सॉरी जे कैप, this much of j cap minus 7/2 I cap. This is the final answer. And mark कर लो, very very important. ठीक है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वीडियो देख लेना राजा।
सब बाउंसर जा रहा था ऊपर से, दिख रहा था मुझे सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है शायद मिसलेनियस का। क्लियर है सभी को? तनीषा बोलो क्या डाउट है? बी सी वाली चीज समझ में नहीं आई। देखो जब अपने को टेढ़ा जाना होता है ना, चलो इतना, ये नेक्स्ट पेज पे आओ। सपोज करो, यस है ना, सपोज करो मुझे यहां से यहां जाना है, ठीक है? तो यहां से यहां आई कैप चला, जे कैप चला, कितना चला कुछ पता नहीं है मुझे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे करके ऐसे जाओ, या फिर ऐसे करके ऐसे जाओ। मतलब आप सीधे ही चलोगे, क्योंकि सीधे जब आप चलते हो, सीधे चलने का मतलब है एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना या वाई एक्सिस के पैरेलल चलना। क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के पैरेलल चलते हो तो आप उसका वेक्टर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक्स एक्सिस के पैरेलल चले 3 किलोमीटर, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 3i कैप, राइट? सपोज करो आप वाई एक्सिस के पैरेलल 2 किलोमीटर चले, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 2j कैप, ठीक है? सपोज करो ये रास्ता नहीं चुनते अपन, वो रास्ता चुनते, इधर वाला बगल वाला, तो उसके लिए क्या करता मैं? वाई एक्सिस के पैरेलल 2i कैप, जैसे 2 किलोमीटर चले, और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल 3j। तो बात तो वही हुई, यहाँ पे j होगा, यहाँ पे i होगा ना, बात तो वही हुई। 2j कैप और 3i कैप यहाँ पे जुड़ रहा है और ऐसे जाने से भी जुड़ रहा है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको 2i कैप और 3j कैप जोड़ना पड़ेगा ना? ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि टेढ़ा जाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो मैं सीधा चल के जाता हूं। अब देखो वहां पे क्या ऑप्शन था हमारे पास, देखो यहाँ पे अपने को ये ए बी, सबसे पहले तो देखो ओ से लेके बी टेढ़ा जाना है, तो ओ से लेके बी के लिए मैंने ओ से लेके ए सीधा गया, उसकी वैल्यू इजीली आ गई, मेरे पास आ गई 10j कैप। लेकिन अब वापस ए से लेके बी मुझे कैसे जाना है? टेढ़ा जाना है। तो टेढ़ा जाना है तो आप क्या करोगे? दो ऑप्शन है, या तो ऐसे जाके ऐसे जाओ, या फिर ऐसे जाके ऐसे जाओ, दोनों में एक ही बात है। अब पहले मैं वही ऑप्शन चूज कर रहा था इधर से वाला, लेकिन कनिष्का ने बोला ना सर ये ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है, तो इसका फिर एक अलग से ट्रायंगल बना लो यहाँ पे ए सी बी। अब आप ए से लेकर सी जा रहे हो और सी से लेकर बी जा रहे हो, और आपके पास थीटा भी, आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है, तो आप ए सी और बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हो। ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक साइड और 30 डिग्री एक एंगल हो तो आप ए सी बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी की वैल्यू आई 7√3/2, बी सी की वैल्यू आई 7/2। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो तो 7√3/2 जे कैप होगा, क्योंकि नॉर्थ साइड में जा रहे हो, राइट एक्सिस पे मूव कर रहे हो। जब आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हो, सी से लेके बी जाना, दैट मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करना। नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब माइनस का आई कैप, और कितना मूव कर रहे हो? 7/2 में। फिर इसको फर्दर सॉल्व कर लिया आपस में, जे कैप को जे कैप सॉल्व करके आंसर लिया। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव कॉची स्क्वाड्स, क्या हुआ? कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। तो ये तो रखा रखा है, आ गया था, मजा आ गया था इसको देख के, तबीयत खुश हो गई थी। तो बता दो मुझे कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी होती क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थोड़ी सी गलती करी आपने बोलने में, ऑब्वियसली लिखोगे तो यही लिखोगे, पता नहीं चलेगा आपने क्या सोच के लिखा, बट आप अच्छा ही आप, ये इधर मॉडुलस है। ए डॉट बी ऑलरेडी मैग्नीट्यूड होता है, ए डॉट बी क्या होता है बेटा? ऑलरेडी मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी बोलना ही गलत है, सेंसलेस है। आप क्या बोलोगे? अगर डंडे लगे हुए हैं इनकेस, तो वो फिर 100% मॉडुलस के डंडे। मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होती है कॉची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। तो फिर वो मैग्नीट्यूड है, तो फिर वो मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मॉडुलस होगा। ऑलरेडी जो मैग्नीट्यूड है उसका क्या होगा? मॉडुलस होगा। ठीक है, ओके। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ए डॉट बी को एक्सप्लोर किया। तो हम जानते हैं ए डॉट बी जो होता है, क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब मैंने क्या किया, देखो इधर भी मैग्नीट्यूड है, इधर भी मैग्नीट्यूड है, तो मैंने मॉडुलस के डंडे लगाए दोनों साइड। क्या करा मैंने? मॉडुलस के डंडे लगाए दोनों साइड। उससे पहले मैंने क्या करा? इन दोनों को मैं नीचे ले आया, उधर कॉस थीटा अकेला छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस नहीं, मैग्नीट्यूड ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड बी। उधर क्या रह गया? कॉस थीटा। अब मैंने क्या करा? मॉडुलस के डंडे लगा दिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इधर भी लग गए और इधर भी लग गए।
अब इधर मॉडुलस, एलएचएस में मॉडुलस लगने का मतलब क्या है? देखो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है हर हाल में, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी के चांसेस हैं नेगेटिव होने के तो वो ये भाई है, अगर कोई नेगेटिव हो सकता है तो ए डॉट भी तो हो सकता है। तो इस पूरी क्वांटिटी पे मॉडुलस लगाना एक तरह से इसी पर मॉडुलस लगाना है, क्योंकि नीचे वाले तो हमेशा पॉजिटिव है। समझ आया ना? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये मॉडुलस वाला डंडा केवल ऊपर लगा दूंगा कि मॉडुलस ए डॉट बी। अब ऊपर तो मॉडुलस है और नीचे मैग्नीट्यूड है, याद रखना, ठीक है। और अब मैं देखता हूं कि इधर क्या हुआ। तो cos थीटा की वैल्यू वैसे जीरो नहीं, -1 से 1 के बीच में वैरी करती है, राइट। cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैरी करती है, लेकिन अगर मैं मॉडुलस लगा दूं तो फिर 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी, यस और नो? करेगी ना? करेगी। तो मैं cos थीटा की जगह, cos थीटा और इक्वल टू की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। समझ में आई बात? अब इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो इसको वापस उधर लेके जाओ और आपका काम हो जाएगा, लाइक दिस, लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि cos थीटा पे मॉडुलस लग चुका है। मॉडुलस नहीं लगता तो ये चीज प्रूव नहीं हो सकती थी, क्योंकि फिर ये चीज इससे बड़ी भी हो सकती है। अभी तो ये चीज हमेशा इससे छोटी रहेगी, लेकिन अगर मैं मॉडुलस नहीं लगाऊं तो फिर ये चीज इससे बड़ी भी हो सकती है। तो हाफ नंबर काट दो, ठीक है। फिर तो उसकी इनइक्वालिटी नहीं, उसकी इक्वालिटी प्रूव हुई होगी। नेक्स्ट स्टेप में फिर इनइक्वालिटी कर दी, पूरा एंड तक ही इक्वल टू का साइन ही लगाया। हाँ, तो उसने इनइक्वालिटी प्रूव नहीं करी, उसने इक्वालिटी प्रूव करी है। तो फिर आप 3 में से 2 मार्क्स दो। 3 मार्क्स का था ना? तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, 4-5 स्टेप्स का है, लेकिन अगर ये आता है तो अच्छा वेटेज रखता है, ठीक है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटी है क्या, और फिर उसको प्रूव करने का तरीका भी पता होना चाहिए। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट वन। 3 vectors a b and c satisfy the condition a plus b plus c equal to 0 vector a dot b, b dot c and c dot a का जो सम है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, अगर गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ b ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ c है, ठीक है। देखो मुझे एक चीज बताना, अगर a प्लस बी प्लस सी एक जीरो वेक्टर है तो जीरो वेक्टर क्या होता है? अगर a प्लस बी प्लस सी इज ए जीरो वेक्टर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए जीरो वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड 0, दैट मीन्स इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, राइट, 0 है। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, इस तरीके का क्वेश्चन जो पहला ही पहला था उसमें a प्लस बी का शायद मैग्नीट्यूड 0 था, a प्लस बी प्लस सी का ही था, तो अपन ने क्या कर दिया था, उसी का उससे डॉट प्रोडक्ट करवाया था। तो मैं a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी से ही क्या करा देता हूं, डॉट प्रोडक्ट करा देता हूं। डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी, और किसी भी वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आरएचएस तो करीब करीब सॉल्व हो गई, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें जरा। तो ए डॉट ए हो जाएगा, सबसे पहले बोलते जाएं ए डॉट ए, फिर आगे ए डॉट बी, फिर आगे ए डॉट सी, बस वो फॉर्मेलिटी की तरह लिखते जाओ, नो टर्म्स बनेंगी, सब जानते हैं। फिर आ जाओ बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, लास्ट में सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू, वो तो 0 है, 0 का स्क्वायर यानी कि 0। अब देखो ए डॉट ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, राइट, और फिर पहले इसको ले लो, फिर इसको ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, राइट, और फिर इसको ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब क्या बचा, ए डॉट बी बचा और बी डॉट ए बचा, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, कॉम्यूटेटिव होता ही है। चलो आ जाओ ए डॉट सी, अच्छा बी डॉट सी और सी डॉट बी कॉम्यूटेटिव होता है, तो ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। अच्छा ए डॉट सी और सी डॉट ए यानी ट्वाइस ऑफ
ए डॉट सी या सी डॉट ए कैसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया 1 + 1 + 1, सॉरी सॉरी सॉरी, यूनिट वेक्टर नहीं अब की बार, मैं बुक में यूनिट वेक्टर था, बुक में यूनिट वेक्टर था तो रट गया था भाई 1 1 1, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ए का 1 दे रखा है, बस ए यूनिट वेक्टर है, बी का क्या है 4 और सी का क्या है 2, 1 यानी 1 का स्क्वायर, बी क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर, और सी क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, और यहां से 2 को कॉमन ले लें तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी या सी डॉट है जैसा भी बुक में लिखा हुआ है, इक्वल टू 0। अब आपको केवल और केवल इस चीज की वैल्यू निकालनी है, कितना आसान काम है, 1 का स्क्वायर 1 + 16 17, 17 + 4 कितना होगा 21 + 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। 21 उधर जाएगा क्या बनेगा -21, 0 - 21 यानी -21, और 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा इधर से कट के डिवाइडेड, तो आंसर क्या हो जाएगा -21/2। उस टाइम जब क्लास में इक्वेशन किया था तभी भी मैंने कहा था, फिर से कह देता हूं कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी की ही वैल्यू निकाल सकते हो, कोई कह दे कि ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू निकाल के बताओ तो नॉट पॉसिबल, इतनी इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकते कि वेक्टर ए एक्चुअली क्या था, वेक्टर बी एक्चुअली क्या था और वेक्टर सी एक्चुअली क्या था, इनका म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट का सम ही निकाल सकते हो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्या आ गई -21/2। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वो 1 1 1 कर दिया तो 3 में से 2 मार्क्स दे दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो रटा हुआ है कि 1 ही होगा भले फिर चाहे से मैग्नीट्यूड गिवन हो या ना गिवन हो, फिक्स हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो 1 ही होगा ओके चलो, तो सबक मिला यहाँ से भी, आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, गिर गिर के ही उठते हैं, पर ये कि गिर के उठ जाएं। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। कॉलिनियर प्रूव करने का तरीका क्या बताया था मैंने कि इनके वेक्टर्स बनाओ जैसे ए बी बी सी ए सी, और फिर किसी भी 3 में से किसी भी 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वो कॉलिनियर है, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं है, फिर वो ट्राइंगल बना रहे हैं। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक लाइन में आ रहे हैं या फिर वो ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर 2 का सम तीसरे से बड़ा होता है तब तो वो ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल फॉर्मेशन होता है जब 2 का सम तीसरे से बड़ा हो, और 2 का सम तीसरे के एग्जैक्ट बराबर आ जाए तब फिर वो ट्राइंगल नहीं बनाते, वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कॉलिनियर। तो लेट अस फ्रेम द वेक्टर्स फर्स्ट। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी एंड वेक्टर ए सी। अब आपको ये पता नहीं है कि ए बी सी कॉलिनियर होंगे या ए सी बी होंगे या सी बी ए होंगे, कैसे होंगे वो पता नहीं है, वो अपने को फिर मैग्नीट्यूड देख के पता चलेगा ना। तो वेक्टर ए बी बनाते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, 5 - 1 4 i कैप, 0 - -2 प्लस का 2 j कैप, और -2 -8 यानी +8 हो जाएगा, -2 + 8 क्या होगा 6 k कैप, -2 + 8, ठीक है। तो ये तो हो गया वेक्टर ए बी। वेक्टर बी सी कह दो तो 11 - 5 6 i कैप, 3 - 0 3 j कैप, और बोलो 7 - -2 यानी 7 + 2 यानी कि 9 k कैप। लास्ट वेक्टर ए सी देखो, 11 - 1 यानी कि 10 i कैप, 3 - -2 यानी कि +5 j कैप, और 7 - -8 यानी कि प्लस का 15 ठीक है। बिना मैग्नीट्यूड निकाले ही दिख रहा है कि ये कोलिनियर हो। 6 और 4 10, 2 और 3 5, 6 और 9 15, वैसे भी दिख रहा था। चलो जल्दी से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सबके। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बोलो, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का सम का रूट, 16 और 4 20, 20 और 36 56, √56 को फर्दर सॉल्व करेंगे 2√14 यस यूनिट्स। चलो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर, 36 और 9 45, 45 और 81 कितने होंगे 126, ठीक है। इसको सॉल्व करो 3√14,
14 9 या 126, यस। लास्ट वन वेक्टर AC शायद एग्जैक्टली एज इट इज बुक का क्वेश्चन है ना, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। तो 100, 225, 325 और 25, 350। 350 क्या हो जाएगा, 5√14, क्योंकि 14 इंटू 5 5 या 25, 14 इंटू 25 करोगे तो 350 आ जाएगा, चेक कर लो, है ना। ठीक है, सो हेयर वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कर रहे हैं, तो 2√14 प्लस 3√14 इक्वल टू होता है क्या, 5√14, एंड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AC। सो वी कैन से दैट, प्रूव ही तो करना था, वी कैन से दैट पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, AB एंड C आर कोलिनियर। और तो और ये अरेंज भी ऐसे ही है, पहले A है, फिर B है, और लास्ट में C है, क्योंकि AC सबसे बड़ा निकला ना, AC जो है इन दोनों का सम निकला, दैट मीन्स A, B और C, इसी तरीके से ये अरेंज है। तो पहला पार्ट तो यहाँ खत्म हुआ, इतना पार्ट जिसने कर दिया डेट नंबर उसको मिल चुका है। दूसरा पार्ट क्या था इसमें कि प्रूफ रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ डिवीजन निकालो, जिसमें B जो है AC को डिवाइड करेगा। तो आप ये देखो B AC के बीच में है क्या, मतलब A और C के बीच में लाया करता है क्या कहीं B, तो फिर ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अगर बीच में लाइन नहीं करता तो क्या बन जाता, एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगता। फिर अभी क्या लगेगा, इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला। तो इतना डिलीट कर दूं एक बार, ठीक है। सेकंड पार्ट में अपन ऐसे लिख देते हैं कि ये तो हो गया A, ये हो गया लेट अस से B, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट तो पता नहीं है ना, ये हो गया C। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, A के बोलना क्या है, 1 -2 -8, B के बोलना 5 0 -2, एंड C के हैं 11 3 7। कैसे सीखा था अपन ने इसको, λ/1 का रेशियो मान लेते हैं अपन, है ना, λ/1, m/n की जगह क्या मान लेते हैं, λ/1। चलो, सबके पोजीशन वेक्टर्स बनते थे फिर, O से लेके A, O से लेके B एंड O से लेकर C। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए λ/1 की वैल्यू। तो OA, वेक्टर OA बनाओ जल्दी से, तो ये बन जाता है I कैप -2J कैप -8 K कैप। वेक्टर O भी बनाओ पोजीशन वेक्टर, तो 5 I कैप, और ये दूसरा तो 0 है, चलो इसको भी लिख दो, तो 0J कैप एंड -2 K कैप, एंड लास्ट वन OC बनाना 11 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7 K कैप। ठीक है जी, अब इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप AC को डिवाइड कर रहे हो m/n में B से, तो वेक्टर OB का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलना चाहिए, m इंटू वेक्टर OC, m इंटू वेक्टर OC, और इंटरनल है तो प्लस लगेगा, प्लस n इंटू वेक्टर OA, n इंटू वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA डिवाइडेड बाय व्हाट, m प्लस n, और यहाँ पे m/n की वैल्यू क्या है, λ/1। चलो, तो अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। वेक्टर OB क्या है हमारे पास, 5 I कैप प्लस 0J कैप -2 K कैप, और m की जगह तो है लैम्डा, तो लैम्डा टाइम्स OC, OC क्या है, OC ये रहा ऊपर 11 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 3 है 11 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7 K कैप प्लस n टाइम्स, n क्या है 1, तो 1 टाइम क्या हो जाएगा, वेक्टर OA, OA क्या है ये रहा I कैप -2J कैप -8 K कैप। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको अब। तो देखो इधर तो है LHS में तो नो चेंज, LHS में नो चेंज, RHS में अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, 11 लैम्डा, और इधर क्या है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वेक्टर आएगा 11 लैम्डा प्लस 1, राइट, 11 लैम्डा प्लस 1, दिस मच ऑफ I कैप। चलो इधर आ जाओ, 3 लैम्डा और -2, ठीक है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ, 3 लैम्डा -2 प्लस 3 लैम्डा -2, दिस मच ऑफ J कैप, प्लस फिर इधर आ जाओ 7 लैम्डा और -8
के कैप। ठीक है, अब आप कंपेयर करो 5 को इससे, 0 को इससे और 2 को इससे। लैम्डा की तीनों से वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर आती है, अगर आती है तो आपका सही है, अगर नहीं आती है तो वो गलत है। ठीक है ना, नहीं आती तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, कहीं ना कहीं चेक करो। तो इजी वाले से शुरुआत कर लो, जैसे 0 से शुरुआत कर लो, 3 लैम्डा माइनस 2, इसी से शुरुआत कर लेता हूँ। देखो 3 लैम्डा माइनस 2 की वैल्यू 0, तो बोलो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 2/3। लेकिन एक बार मैच कर लेते हैं और जगह पुटअप करके देख लेते हैं, चलो। तो 11 लैम्डा यानी 11 इंटू 2/3 प्लस 1 क्या हो जाता है ये 22/3 प्लस 1, और 3 1 जा 3, तो 25/3 हुआ है, तो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। देखो आंसर शीट में चेक करो, आपके 2/3 आंसर आ रहा है क्या, जिन्होंने भी किया है? किसी ने किया ही नहीं है? इलेवन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, 7 लैम्डा माइनस 8, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ चेक करते हैं देखें। 3 लैम्डा 7 लैम्डा, 7 इंटू लैम्डा क्या है हमारा 2/3 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 14/3 माइनस 8। तीनों से अलग आ रही है ना, 14/3 माइनस 8, तो 3 8 जा 24, तो यहाँ से तो आ रही है -10/3, वहां से आ रही है 3 + 1 25/3, ये 5 आना चाहिए, फिर तो हो जाएगा। देखो 25/5 5 होता है, और -10/5 भी -2 होता है, राइट। 1 - 2 -8, 5 0 -2 11 3 7। थ्री लैम्डा देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, है ना? हाँ एक बार देखना, हमने कोई वैल्यूज तो नहीं गलत नोट करी, जल्दी से देखो। क्वेश्चन ये क्या हुआ? नहीं तो मिसलेनियस के ये वैल्यूज भी सेम है क्या? हाँ 2:3 तो हमारा भी आ रहा है आने में तो, बट आप ये देखो कि जो ये वैल्यूज है वो भी सेम है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली सेम है, तो 2:3 तो आने में तो हमारा भी आ रहा है। मिसलेनियस का कौन सा क्वेश्चन है? 8, 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो गलती ये है कि ये m+n से डिवाइड भी तो करना होता है, दैट मीन्स ये वाली जो चीज है ये डिवाइड होगी m+n से, यानी कि लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड होगी। ठीक है ना, तो ये पोर्शन पूरा हल गलत हो गया हमारा। डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज भी होता है, m+n से डिवाइड भी होता है, तो लैम्डा प्लस 1 से डिवाइड करा और लैम्डा प्लस 1 फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, होल डिवाइडेड बाय m+n, फिर करो सॉल्व। होल डिवाइडेड बाय व्हाट m+n, यानी कि लैम्डा प्लस 1। अब लैम्डा प्लस 1 से उधर मल्टीप्लाई करो तो 5 लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, राइट। 5 लैम्डा प्लस 5, दिस मच ऑफ आई कैप, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, 0 जे कैप। ठीक है, और -2 लैम्डा प्लस, नहीं -2
एक काम करो, सुनो, या तो प्लस लगा दो, या तो प्लस लगा दो और अंदर -2 लैम्डा -2 कर दो, दिस मच ऑफ के कैप। अब ये कंपेयर करना है अपने को इस साइड वाला से। इस साइड वाला तो वैसे भी अपन ने सही लिखा था, फिर से लिख देते हैं। क्या आया था? 11 लैम्डा +1, दिस मच ऑफ आई कैप आया था। फिर आ जाओ 3 लैम्डा -2, दिस मच ऑफ जे कैप आया था। एंड 7 लैम्डा -8, दिस मच ऑफ के कैप आया था। तो देखो जो बीच वाला कंपोनेंट है जे कैप वाला वो सेम आया है, इधर पहले भी 0 था, इसलिए हमारा आंसर तो सेम आ ही रहा था ना। अब यहाँ कंपेयर कर लेते हैं अपन, हाँ? ठीक है, 3 लैम्डा -2 यहाँ से कंपेयर किया अपन ने 0 के बराबर, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 2/3। बट अब ये पुट अप करके देखना है बाकियों में भी ये जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है। तो 11 लैम्डा +1 में मैंने पुटअप किया, तो 11 इंटू 2/3 +1, इट विल गिव मी 22/3, 22/3 +1, एंड इट विल गिव मी 25/3। क्या आ जाएगा? 25/3। और उधर भी पुटअप करो 5 लैम्डा +5 में, तो 5 इंटू 2/3 +1, यानी कि 5 टू 10/3, कहाँ आ रहा है सेम? अच्छा 5 लैम्डा +5 है, ओके। 5 लैम्डा +5, तो ये हो जाएगा 10/3 +5, 3 5 जा 15, 15 और 10 25/3, मैच हो गया 25/3 25/3। ठीक है, अब के कैप में भी कर लो, यहाँ कर देते हैं। तो के कैप के कंपोनेंट्स हैं 7 लैम्डा -8, तो 7 इंटू लैम्डा की वैल्यू क्या निकाली आपने? 2/3 -8, ये हो जाता है 14/3 -8, ये हो जाता है 8 3 जा 24/3, ये हो जाता है -10/3। फाइन, ठीक है। और इधर RHS LHS में क्या था? -2 लैम्डा, तो -2 लैम्डा है 2/3 और फिर -2, तो -4/3 -2, तो ये हो जाएगा -4 -6/3, यानी कि वही -10/3। तो ये जस्टिफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये प्रूव करने के लिए कि आपका आंसर गलत है, ओ सही है कि गलत है। ठीक है ना? अभी अभी हमने देखो एक बार बस प्रूव किया और हमको पकड़ में आ गई कि हमने क्या गलती करी है। तो कई बार देखो मैथ्स अपना सवाल का जवाब खुद ही देती है, आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू तीनों में सेम नहीं आती है, तो आप इस डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन सही है क्योंकि वो कोलिनियर प्रूव हो चुका है। अगर कोलिनियर प्रूव नहीं होता तो सेक्शन फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट दो पॉइंट्स को डिवाइड करेगा, दैट मींस दे शुड बी कोलिनियर। एक बार कोलिनियर प्रूव हो गया ना, तो अब रेशियो जो है आपका, अगर लैम्डा की वैल्यू गलत आ रही है तो आप गलत हैं, क्वेश्चन तो सही है। क्वेश्चन तो गलत तब होता है जब वो कोलिनियर प्रूव नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना? तो अब लैम्डा अगर 2/3 आ गया, दैट मीन्स रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा? 2:3 आंसर। ठीक है, फाइन। नहीं, ऐसा कभी कभी तभी भी किया जाता है जब कुछ नहीं आता है। क्वेश्चन लिखने का काम तभी भी तो हम लोग करते हैं जब हम लोग कुछ आता नहीं है, तो सोचे क्वेश्चन ही लिखते हैं, चलो कुछ क्या क्या पता, आधा आधा एक एक नंबर दे दें। ठीक है जी, तो जनक को बता देना कि क्वेश्चन नहीं लिखना होता ना। ठीक है, सो दैट इज वेक्टर अलजेब्रा फॉर यू, टोटली डन। कल से अपन 3D में एंटर करेंगे, 3 डायमेंशन में एंटर करेंगे। 3 डायमेंशन की थोड़ी थोड़ी झलकियां वैसे वेक्टर अलजेब्रा में मिल चुकी है, कल से फुल फ्लैश में हम 3D में एंटर करेंगे, राइट? हाँ बोलो, किस किस के कितने कितने हैं? कनिष्का 11 3/4, गुड। आप बोलो इसके, किसके? अच्छा, दोनों की एक दूसरे के पास ही थी क्या? 8 5/4, ये कैसे मार्क्स? तो 5/4 को सॉल्व करो ना, 1 1/4, 9 1/4 हो गया ना। 8 5/4 कौन बोलता है? ऐसे कौन बोलता है 8 5/4? 9 1/4। हाँ, प्रगति आपके पास किसके हैं? किसकी शीट है? प्रगति इसके पास, प्रियांशी के पास 5.5। तनीषा कब से इम्प्रूव करोगे? कल कितनी नींद निकाली? 1 घंटा, 1 घंटा खींची सभी ने? लेक्चर का कुछ फायदा हुआ क्या? हुआ, ओके। बोलो प्रियांशी, आपके पास किसकी शीट है? प्रियांशी कितने? प्रियांशी वेरी पुअर। आप तो फिजिक्स का टेस्ट देने भी नहीं गए थे, तो आपको तो पढ़ाई करनी चाहिए थी घर पे बैठ के सारे कुछ, यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा तनीषा बोलो, आपके पास किसकी शीट है? हाँ, कितने हैं? 4। राजा? प्रियांशी विजय
प्रियांशी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और राजा तू बता दे, तू अटेम्प्ट करता तो कितने लाता? क्या पता। तो अटेम्प्ट करना चाहिए ना घर पे बैठ के, चलो टेस्ट नहीं दिया तो अटेम्प्ट तो करना चाहिए। तेरे लिए होमवर्क है, ये पूरा पेपर कल सॉल्व करके लाया। सब याद दिलाएंगे मुझे, मैं राजा का होमवर्क चेक करूंगा, उसके बाद 3D में एंटर करेंगे, राजा इस पूरे पेपर को सॉल्व करके लाएगा, इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चंस। भाई ऐसा नहीं है ओवर है तो वो कर दिया और ये नहीं किया। कल आते तेरी नोटबुक चेक करूंगा मैं, पहले सारे 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 के 8 होने चाहिए, फिर हम 3D में एंटर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।